नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा उपचुनाव के समय जब नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी, तो उस बैठक के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और नीतीश कुमार ने एक एजेंडा दिया था 225 पार का। इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई और नीतीश कुमार भी अपने काम में लग गए। लेकिन उसके बाद दूसरी जो बैठक एनडीए की हुई वो दिल्ली में हुई और वो बैठक भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर हुई। उस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ सांसद और भारतीय जनता पार्टी सहित बिहार के जो मुख्य लोग थे वो पहुंचे थे नीतीश कुमार को छोड़ करके। उस बैठक में अमित शाह की एंट्री हुई और बिहार मामले में पहली बार अमित शाह ने एंट्री मारी। अमित शाह की एंट्री के बाद ये बात अब तय होने लगी थी और चर्चाएं भी शुरू हो गई थी कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि अमित शाह की 2022 के बाद बिहार के किसी भी मामले में एंट्री नहीं हो रही थी। हाँ, एक बात जरूर था कि गृह विभाग से जुड़े हुए जो भी कार्य थे या जो भी एजेंडा था उस पर उनकी एंट्री होती थी, क्योंकि वो उस विभाग के मंत्री रहे हैं। लेकिन अब जबकि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा और किसके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। ऊहापोह की स्थिति है। कयासों के बाजार में ये लगातार कहा जा रहा है कि कौन नेतृत्व करेगा। इस बीच अमित शाह की एंट्री बहुत सारी कहानियों को जन्म देती है। असेंबली इलेक्शन 2025 में बिहार में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की संभावित तिथि जो है वो अक्टूबर-नवंबर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव वक्त से पहले भी हो सकते हैं। इसके पीछे का कई कारण है जो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार नज़र आए, उपचुनाव जो 4 सीटों के हुए थे उसमें बहुत मजबूत, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल उस उपचुनाव में पूरी तरह से पस्त नजर आई। लेकिन जब विधान परिषद के तिरहुत के चुनाव हुए तो दोनों के दोनों एक्सपोज हो गए और दोनों तीसरे और चौथे नंबर पर फिनिश किए, तो ये बात साफ हो गई थी कि ग्राफ दोनों का गिरा है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लीड करने लगी और एनडीए की बैठक भले ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर हुई हो, लेकिन उसे लीड कर रहे थे अमित शाह। अमित शाह ने उस बैठक में बहुत सारी बातें कही जो छन छन करके अब आ रही हैं। राज्य में समय पर यदि चुनाव हुआ तो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो एनडीए की निगाह जो है वो बिहार पर टिकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जनता दल यूनाइटेड के तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि संजय झा के एक बयान को हमने आपको कोट करके बताया था। वो बार बार ये बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि ये अंतिम चांस है, नीतीश कुमार को एक बार और मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप वोट दे दीजिए, यदि नीतीश कुमार ने इन वर्षों में आपके लिए कुछ भी काम किया है। इन सब बातों के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अमित शाह की एंट्री हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कही है, जिसमें बिहार से जुड़े हुए भी कई मुद्दे सामने आए हैं और इससे साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में आने वाला चुनाव आसान नीतीश कुमार के लिए नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र की चर्चा हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उस बैठक में जो एनडीए घटक दलों के बैठक हो रही थी जिसमें बिहार के नेता मौजूद थे, उसमें अमित शाह ने महाराष्ट्र की चर्चा जरूर की थी। आपको बता दें कि उन्होंने जब उनसे सवाल पूछे गए तो उस सवालों के जवाब में बिहार भी आया। बिहार में आप नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र वाला फार्मूला अपनाएंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, यह पार्टी की पॉलिसी का निर्णय होता है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं निर्णय कर सकता है। मैं बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, यह तय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है, सभी दल साथ में बैठ करके तय करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में जीत हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस को राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे की जगह पर घोषित किया था। चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि परिणाम आने के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। लगभग इसी अंदाज में आप अमित शाह की बातों को ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है, जबकि एनडीए घटक दल से आप लगातार सुन रहे होंगे और भजन की तरह नीतीश कुमार ही हमारे अगुवा होंगे, उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये आप लगातार बिहार में
एनडीए के नेताओं से सुन रहे होंगे। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में दूरियां रही हैं। नक्सल के नाम पर जिस तरह से बिहार से मांगा गया था रिपोर्ट, इसके अलावे घुसपैठ के नाम पर बिहार से रिपोर्ट मांगा गया था, इसको किस अंदाज में नीतीश कुमार लेते हैं ये अलग बात है। लेकिन 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सली हिंसा की समस्या से मुक्त किया जाएगा, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। और उन्होंने इस बात को लेकर के स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि उनकी सरकार और गृह विभाग पूरी तरह से इस मामले पर अपनी जो रणनीति है, योजनाएं हैं, वो बना रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ बिहार के मुद्दे पर जब जब चर्चा हो रही है तब कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह की बातें सामने आ रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को और भी कह रही हैं। एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ कही जा रही है कि जिस तरह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है और नीतीश कुमार सहित अन्य जो घटक दल हैं उनके कंधे पर, या कहा जाए तो उनकी बैसाखी पर सरकार चल रही है, इसको लेकर के भी अमित शाह सवाल पूछे गए। हमने आपको पहले ही बताया था और सबसे पहले भारत लाइव ने इस बात को आपके सामने रखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह एक्शन में आ गए हैं और अपने 240 को 272 के पार करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे ने आसानी से बिना किसी हिल हुज्जत के, हालांकि वो चाहते तो थे कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए, उन्होंने चर्चा भी किया था कि बिहार वाले फॉर्मूले को यहाँ लागू किया जाए, लेकिन इन सारी बातों को निरस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया। और ये भी आप समझ लीजिए कि उनकी मजबूरी का उप मुख्यमंत्री है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि उनकी पार्टी में भी दो फाड़ हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी शिवसेना में दो फाड़ हो चुका है। अब इन सारी बातों को लेकर के और अमित शाह के बयान को लेकर के बिहार में भी जमकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव और विपक्ष ने भी ये बात कही थी कि नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा इस बार एनडीए गठबंधन में सरवाइव करना। पूरी कहानी अगर देखी जाए तो इस कहानी में कई प्लॉट नज़र आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक बार बाँछें खिली हुई नज़र आ रही हैं। दिल्ली से आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं। उन बयानों में साफ नज़र आता है कि एक तरफ तो वो नीतीश कुमार को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत और रणनीति कुछ और है। इस बीच में आपने देखा होगा कि उसी चैनल के कई कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी नज़र आए और चिराग पासवान भी नजर आए। चिराग पासवान ने जो बातें कही वो भी नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं अलार्म है, तो तेजस्वी यादव ने जो बातें रखी हैं वो भी अलार्म है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि एनडीए में उन्हें आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ये उनकी भूल होगी, क्योंकि बदल चुका है सब कुछ। वहीं आपको बताया कि चिराग पासवान ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है विधानसभा चुनाव लड़ने की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने भी ये बातें कही है। इन सब के बीच में अचानक से नीतीश कुमार ने कई फैसले लिए हैं इन 2-3 दिनों में, जो काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं और कई तरह से सोचने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। खास करके हम जैसे विश्लेषण करने वाले जो बिहार की राजनीति पर अपनी राय रखते हैं और जिस तरह से राजनीति में बयान आते हैं और बॉडी लैंग्वेज होता है, उसके आधार पर हम कई चीज़ों को बताने की कोशिश, पढ़ने की कोशिश करते हैं। मानना यह है हमारा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा को स्थगित किया है, उसके पीछे भी कारण छोटा मोटा नहीं है, बड़ा कारण है। कल से हम लगातार इस बात को बता रहे हैं। जब 15 तारीख को नीतीश कुमार की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई तो हमने बताया कि इसके पीछे 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से कुछ कारण तो स्थापित भी होने लगे। पहली बात ये कि नीतीश कुमार की यात्रा से ठीक पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 2500 रुपया माई बहन योजना के नाम पर दिया, उसको लेकर के आप देखे होंगे खूब चर्चा चल रही है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर ही निकल रहे थे। उस संवाद यात्रा को रोक देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार के मन में या उनकी टीम के मन में ये सवाल जरूर होगा कि उनसे पहले तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली है। दूसरी तरफ धड़ाधड़ आप देख रहे होंगे कि प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है। इस प्रशासनिक फेरबदल होने के पीछे कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार अपने हिसाब से चुनावी रणनीति बनाने में लग गए हैं।
कहा तो ये भी जा रहा है कि वक्त से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके पीछे कई तरह की रणनीति बताई जा रही है और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यानी तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता है वर्तमान में, अगर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों एक साथ नहीं रहे तो ये मान के चलिए आप कि बिहार में दोनों का अस्तित्व समाप्त होने की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सिल्ट जमा हो जाने के बाद गंगा का धार कमजोर हो गया है, वैसे ही राजनीतिक धार इन दोनों के अलग अलग होने से, सिल्ट जमा हो जाने से लगा हुआ है। तेजस्वी यादव में वो स्पार्क नहीं है जो लालू प्रसाद में हुआ करता था और नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो नीतीश कुमार जैसी रणनीति बना सके। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसके बाद वाली पीढ़ी और जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से अलार्म बज चुका है और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वक्त से पहले चुनाव के संकेत भी मिल रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे ही। कई ऐसे संभावनाएं हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक रणनीति चली थी, लेकिन अब नीतीश कुमार की किसी भी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाने वाली नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने 5 पांडवों में से नीतीश कुमार की कुर्बानी एनडीए से भारतीय जनता पार्टी देने में जरा भी देर नहीं करेगी। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, नीतीश कुमार के वोट बैंक छिटके हैं और ख़ास करके आपने देखा कि तिरहुत के चुनाव में जो उनकी जीती हुई सीट थी उसको बुरी तरह से चौथे नंबर पर आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश में वो जो स्पार्क था वो कम हुआ है। वहीं नीतीश कुमार के जो पंचरत्न थे वो भी एकजुट अब नहीं रह गए हैं। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं और अपने अपने हिसाब से अपने आप को सर्वाइव करने में लगे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह की एंट्री के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अमित शाह की एंट्री बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार बदलने लगा है और चुनाव से पहले जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है कि अचानक से नीतीश कुमार का मूड चेंज हो गया है, यात्रा पर ब्रेक लगा दिए हैं, ट्रैक बदलने की बात की जा रही है और शाह के बयान के बाद जिस तरह से एनडीए में घमासान है वो एक अलग कहानी जरूर कह रहे हैं। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। कहानी में ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को लेकर के आए हैं। कैसा लगा ये हमारा विश्लेषण ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।